मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें कुछ बातें देखी थी कि क्यों जो अलग-अलग तरीके के पहले हम थोड़ा-सा 5 मिनट जो हमने कल पढ़ा है, वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम आगे जो हमारा बचा हुआ है पोर्शन, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि क्यों अलग-अलग जो कंपाउंड्स हैं, अलग-अलग जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्यों बिहेव जो उनका है वो अलग-अलग होता है, ठीक है ना? अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमें पता चला कि जो स्ट्रक्चर है किसी एटम का, वो जिस तरह से वो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती हैं। और इसी को समझाने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि जॉन डाल्टन ने 1808 में एक थ्योरी प्रोवाइड की और उसमें उन्होंने कहा कि जो मटेरियल होता है या जो मैटर होता है वो एक इनडेस्ट्रक्टिबल और इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और उन छोटे इनडेस्ट्रक्टिबल और इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स थे उनको उन्होंने एटम का नाम दिया और अपनी जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि फर्दर हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो एक अल्टीमेट पार्टिकल है, सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है और सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं और बहुत सारे जो चीजें हैं बाद में निकल करके आई कि वो जो एटम है वो इनडिविजिबल नहीं है, वो और भी फर्दर छोटे-छोटे पार्ट्स में छोटे-छोटे जो उसके सेक्शंस हैं उसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और 35 अलग अलग जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बाद में हमने धीरे-धीरे उनको खोजा या उनको हमने डिस्कवर किया। कोई भी एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसको धीरे-धीरे हमने डिस्कवर किया, हमें पहले पता नहीं था। बाद में हमें पता चला सर विलियम क्रूक्स के एक एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने कैथोड रे के ऊपर किया था 1878 में करीब और उससे हमें देखने को मिला कि जो एटम्स हैं उनमें एक ऐसा पार्टिकल भी होता है जो नेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है ना? उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें अब वो जो कल हमने उसको काफी डिस्क्राइब करके पढ़ा था, काफी देखा था चीजों को, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे उन डिटेल्स में, बट मैं आपको थोड़ा-थोड़ा फटाफट से बता रहा हूँ कि उस एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत सारी बातें पता चली कि साहब ये कैथोड से कैथोड रेज़ निकलती हैं और वो जो कैथोड रेज़ जिस पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं, स्टोनी ने उसको एक इलेक्ट्रॉन नाम दिया था और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी कि वो सीधी स्ट्रेट लाइन में जो है मूव करती हैं कैथोड रेज़ और वो मटेरियल पार्टिकल की मिलकर के बनी होती हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, हीटिंग इफेक्ट रखती हैं और अगर हम किसी हार्ड सरफेस पर उन कैथोड रेज को अगर हम इम्पार्ट करें या डालें तो हमें एक्स रेज जो हैं वो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं या प्रोड्यूस होती हैं। फ्लोरोसेंस का एक जो नेचर है वो ये प्रोड्यूस करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिली और फिर बाद में जब हमने इसका एक चार्ज टू मास रेशो जो देखा E/m तो वो जे थॉमसन ने 1897 में निकाला और वो वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह की आई, जो चार्ज इन पर आया वो इतना आया 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19 कूलम्स और इससे फिर हमने मास निकाला तो मास इक्वल्स टू जो था वो था E/m। सो E/m को अगर हम करते तो हमारे पास में मास आ जाता है और मास की जो वैल्यू आई वो हमारे पास में आई 9.1091 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -31 kgs। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन के थ्रू किया गया 1886 में जिसमें उन्होंने इसी डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया लेकिन यहाँ जो कैथोड लगाया वो परफोरेटेड लगाया जिसमें होल्स थे वो लगाया और तब उन्होंने देखा कि न सिर्फ कैथोड से बल्कि एनोड से भी कुछ रेज निकलती हैं जिनको उन्होंने एनोड नाम दिया और उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने स्टडी की जिसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो इलेक्ट्रॉन के जैसी थी, मतलब वो मटेरियल पार्टिकल थे और स्ट्रेट लाइन में मूव करते थे और जो उन पर चार्ज था वो पॉजिटिव था
जबकि कैथोड रेज पर जो चार्ज था वो नेगेटिव था। तो इस तरह की चीजें उन्होंने देखी, और साथ में एक चीज और नजर आई कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने चाहे किसी भी तरह का गैस इसमें यूज किया हो डिस्चार्ज ट्यूब में, किसी भी तरह का मेटल यूज किया हो इन इलेक्ट्रोड्स में, ई बाय एम की वैल्यू हमेशा सेम आई थी। लेकिन जब हमने गोल्डस्टीन ने कैथोड रेज की जगह एनोड रेज को जब डिस्कवर किया और वहां पे एनोड रेज को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि जो ई बाय एम की जो वैल्यू है वो जो भी गैस आप इसमें यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है ना, चेंज होती रहती है। मास उन्होंने सेम उसी तरीके से निकाला कि ई अपॉन ई बाय एम, और जो वैल्यू आई मास की वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि इसमें किस तरह का जो गैस है वो फिल किया हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस तरीके से किसी एटम में रहते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, उसके लिए जे जे थॉमसन ने सबसे पहला अपना एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसको हमने यहाँ पर देखा कि कुछ इस तरह का प्लम पुडिंग मॉडल था। और अगर आप इसको देखो तो ये प्लम पुडिंग मॉडल है जिसमें आप देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा जो स्फीयर है ये प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो एक बड़ा जो पॉजिटिव चार्ज है, बिग पॉजिटिव चार्ज उस तरह से होता है, और इसमें ये छोटे छोटे जो रेड आपको डॉट्स दिख रहे हैं या ये जो छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसमें एम्बेडेड रहते हैं। तो 1904 में ये एक मॉडल दिया गया थॉमसन के थ्रू, जो बाद में फेल हो गया। उसमें कई सारी जो चीजें थी कि वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा रहा था। और फिर रुदरफोर्ड ने इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल पर यहाँ से अल्फा पार्टिकल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया, और इन्होंने देखा कि ये जो एक सर्कुलर आप शेप की जो एक जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन फोटोग्राफिक प्लेट देख रहे हो, इस पर उन्होंने इन पार्टिकल्स को, ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे, इनको बॉम्बार्ड करके इनका स्कैंटिनेशन एक प्रोसेस होता है वो यहाँ पर, या कह सकते हैं कि जो स्पॉट्स हैं वो ब्राइट स्पॉट्स आपको देखने को मिले। और ये बिल्कुल होने क्या चाहिए थे, होने ये चाहिए थे कि ये बिल्कुल यहाँ अनरिफ्लेक्टेड पार्टिकल सीधे जाने चाहिए थे, लेकिन ये कुछ डेविएट हुए अपने पाथ से, जो इसका अनरिफ्लेक्टेड पार्टिकल का जो पाथ था उससे। वो क्यों हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट किया और हजारों अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर बॉम्बार्ड करके और एक कंक्लूजन निकाला, क्योंकि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे। तो ये जो मॉडल था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी एटम के स्ट्रक्चर को लें तो जितने भी पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर जब हम बॉम्बार्ड करते हैं तो हमेशा उन पार्टिकल्स को इससे टकराना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये पार्टिकल्स यहाँ पर टकराएंगे। हेलो, कुछ कह रहे हैं बेटा? ओके, सो ये पार्टिकल्स इससे टकराएंगे और टकराने के बाद में और वापस 180 डिग्री घूम करके उसी डायरेक्शन में वापस आ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकला कि जो एटम है वो कुछ इस तरह का ना होकर के इस तरह का है, जो मास है उस एटम का वो एक सेंटर पार्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है या सेंटर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है वो उसके सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ हैं। तो ज्यादातर जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी स्पेस है। इसीलिए जब इनके ऊपर हमने बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स का तो वो स्ट्रेट निकल गए। ठीक है ना, इस तरह से। और जो बिल्कुल इसके थोड़ा थोड़ा पास से गुजरे, जब हम इसके पास से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जब जाएंगे तो वो कुछ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए, इस तरह से कुछ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए, और ज्यादातर पार्टिकल्स यूं सीधे निकल गए थे इस तरीके से। और जब बिल्कुल कोई 20,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल लगभग एक ऐसा था जो इस सेंटर से बिल्कुल जाके टकराया और वो वापस उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल पर वापस आ गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने बहुत सारी चीजें वहां पर उस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में दी, कि एटम का स्ट्रक्चर
प्लम पुडिंग जैसा नहीं होता, बल्कि इस तरह का जो प्लैनेटरी स्ट्रक्चर है, प्लैनेटरी में जिसमें हमारा सन है और सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स में जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, उस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और ये जो क्या कहते हैं रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो एक मॉडल था प्लैनेटरी मॉडल, इसकी भी कुछ लिमिटेशन बाद में दिखाई दी। और वो क्या थी, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि सब कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इसके चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो चार्ज पार्टिकल जब वो मोशन में होता है तो अपनी एनर्जीज को इमिट करता है। एनर्जी जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, इमिट होती जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये एनर्जी इमिट होती गई तो ये जो एनर्जी है, इस डिस्टेंस पर जो एनर्जी है वो डिस्टेंस पर एनर्जी कम हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल पाथ में, कि ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो स्पाइरल पाथ में उसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो एग्जिस्टेंस है किसी भी एटम की वो वहां पे खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, अगर ये लगातार इस तरह से एनर्जी को इमिट करता हुआ इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर रोटेट हो रहा है तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ना मिल करके हमको कैसा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल था प्लैनेटरी मॉडल, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्या चीज, पहली चीज तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको, और दूसरा जो क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि चार्ज पार्टिकल एनर्जी इमिट करता हुआ मूव करता है या उसमें मूवमेंट होती है, तो यहाँ जो एग्जिस्टेंस है फ्री एटम की वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। और फिर बाद में एक बात सामने आई कि जब इनका हमने वेट निकाला, ठीक है ना, तो हमने देखा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इसके अलावा भी इसका जो कैलकुलेटेड और जो ऑब्जर्व्ड मास है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो जब हम इसका मास निकालेंगे तो मास किसका आना चाहिए, मास आना चाहिए न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस में है सिर्फ प्रोटॉन्स, तो मास जो आएगा वो प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जब हमने इसका मास निकाला तो वो मास आया ज्यादा आया। इसका मतलब क्या है, ज्यादा आया इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए जो अननोन थे, जिसको हम नहीं जानते थे, और वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए थे, ठीक है ना। और उनको नाम दिया न्यूट्रॉन। और बाद में चैडविक ने 1932 के अंदर एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये पता लगाया, उसने बोरोन के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था, और उससे उन्होंने ये पता लगाया कि जो एटम्स हैं उन एटम्स में एक और पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन, क्योंकि उनका जो नेचर था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे थे और ना ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ बातें हमें समझ में आई कि एटम जो है वो किस तरह का है और उसमें कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो ये तीन फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं इनके बारे में हमें पता चला, और हमने अलग अलग तरीके के कुछ मॉडल्स प्रोवाइड किए जिसमें कुछ कमियां रह गई, और बाद में धीरे धीरे करके उन कमियों को दूर किया गया। तो ये जो कमियां थी, ये जो शॉर्ट कमिंग्स थी जो हमने यहाँ पर देखी इस मॉडल में, इस वाले मॉडल में, इनको जो लाइन स्पेक्ट्रम की बात है या जो इसमें जो एनर्जी इमिट करते हुए स्पाइरल मोशन में मूवमेंट की बात है, इसको एक्सप्लेन किया सर नील्स बोर ने। लेकिन इससे पहले कि हम नील्स बोर के बारे में पढ़ें और उनकी बातों को समझें कि वो किस तरह से उन्होंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया, कुछ और कंक्लूजन्स हमारे पास में निकल करके आए थे। उन कंक्लूजन्स पर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट नजर आया वहां पे एटॉमिक नंबर का, जब हमने बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स को स्टडी किया, ठीक है, तो वहां पे हमें एक चीज देखने को मिली कि हर जो एलिमेंट है उसमें कुछ फिक्स वैल्यूज हैं। क्या वैल्यूज हैं, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं
वो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पर गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और किसी दूसरे हम सोर्स से गोल्ड लेते हैं वहां पे जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट होंगे, नहीं, वो सेम होंगे। मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम रहते हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, क्योंकि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोटॉन्स किसी एटम में प्रेजेंट होंगे उसको उन्होंने कहा कि उसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है। और वहां पर एक और टर्म उन्होंने बताया मास नंबर का। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर एटम है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? मास भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों का सम होता है। कि अगर हमारे पास में यहां ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो उन्होंने माना नेग्लिजिबल, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और उनका मास नेग्लिजिबल माना। और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ इस न्यूक्लियस में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। उन पार्टिकल्स का जो मास है वही मास किसी एटम का मास होता है ना। और ये न्यूक्लियस किससे मिलकर के बना हुआ है? वो बना हुआ है न्यूट्रॉन्स से और प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनको अगर आप सम कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है मास नंबर। और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। जो प्रोटॉन्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से और जो न्यूट्रॉन्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स। ठीक है ना। रोहिना बेटा माइक ऑफ करो बेटा। तो जो एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसको हम डिनोट करने के लिए उन्होंने एक सिंबल दिया। वो सिंबल क्या दिया? उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करेंगे। ये जो ए है ये इसका मास नंबर और यहां सबस्क्रिप्ट में आप इसका Z मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो आप लिखोगे। और ये जो X है वो उस एलिमेंट का सिंबल। इसीलिए जब आप किसी भी एलिमेंट को लिखते हो, जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन को ही लिखते हो, तो आप यहां लगाते हो 1 और 1। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मास नंबर है 1 और इसका एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है। इसी तरह से आप कार्बन को अगर आप लिखते हो तो कार्बन का यहां पे लिखते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं और ये 12 लिखते हो कि साहब जो 12 है वो इसका मास नंबर है। हालांकि ये डिफरेंट हो सकते हैं, ये जो वैल्यू है वो मास नंबर की डिफरेंट हो सकती है। अगर मास नंबर की वैल्यू डिफरेंट होती है और एलिमेंट सेम है या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हैं, तो उस तरह के जो स्पीसीज होती हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स या समस्थानिक आइसोटोप्स। ये आपने पढ़ा होगा। ये वो एटम्स होते हैं जहां पर एलिमेंट्स सेम एटॉमिक नंबर रखता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे कि इसी कार्बन के लिए अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो कार्बन 12 आपने पढ़ा होगा, कार्बन आपने 13 पढ़ा होगा, कार्बन आपने 14 पढ़ा होगा। तो ये 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। अगर आप हाइड्रोजन को भी देखें तो हाइड्रोजन भी 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में देखने को मिलता है। एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा 1 ही रहेंगे, मतलब Z की वैल्यू चेंज नहीं होती। एक एलिमेंट के लिए Z की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम रहती है। लेकिन ये जो A है मास नंबर है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहां पर आप इसकी मास नंबर, इसका 1 भी हो सकता है, इसका मास नंबर 2 हो सकता है, इसका नंबर 3 भी हो सकता है मास नंबर। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0। और अगर आप इसको टोटल मास नंबर जिसको आप A से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कितना आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा।
अगर आप इसके लिए देखते हैं, ये जो 2H1 है, इसके लिए अगर आप देखते हो तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 प्रोटॉन्स 2 नहीं है बेटा, प्रोटॉन तो 1 ही रहने वाला है। ये प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर है ना, तो प्रोटॉन्स 1 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन्स 2 हैं। सॉरी, न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, तो टोटल जो मास नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। और इसमें अगर आप प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं? न्यूट्रॉन्स इसमें 2 है। 2 और अगर आप इसका मास नंबर देखेंगे तो वो 3 आ जाता है, इसलिए आप यहाँ पे 3 लिखते हो। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो कि साहब क्योंकि इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसीलिए आप इसको नाम देते हो क्या? प्रोटॉन। ये जो हाइड्रोजन होता है, इसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो अब इसमें क्या बचा? उसमें सिर्फ प्रोटॉन बचा, ये अकेला प्रोटॉन बचा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसीलिए इसका नाम हमने दिया प्रोटॉन। ठीक है ना ये। और अगर आप 2He1 की बात करते हो तो इसको आप बोलते हो ड्यूटेरियम, इसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, ड्यूटेरियम को। और ये जो आपके पास में 3H1 है, इसको आप बोलते हो ट्रीटियम, ट्रीटियम। ठीक है ना, इसको आप टी से रिप्रेजेंट करते हो। तो कई जगह आपने देखा होगा ड्यूटेरियम, कहीं देखा होगा ट्रीटियम। तो ऑल आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो आइसोटोप समझ में आ गए? आइसोटोप्स वो होते हैं जहां पर प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, या आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एक दूसरी स्पीसी आप पढ़ते हो, उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, ये आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे लेकिन उनके मास नंबर सेम होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में है आर्गन। ठीक है, नंबर आर्गन आता है 18 पर, और अगर आप देखें पोटेशियम जो कि 19 और कैल्शियम जो कि है 20, लेकिन अगर आप इनका मास नंबर देखें तो इन सबका मास नंबर क्या है? 40। तो ऐसे सब्सटेंसेस, सॉरी ऐसी स्पीसी जिसमें मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे स्पीसीज जिनका मास नंबर सेम होता है उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ओके, और एक आप कई जगह पढ़ते हो आइसोटोन्स। ये आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें एलिमेंट तो डिफरेंट होता है, जैसे एलिमेंट इसमें भी डिफरेंट है, इसमें आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, तो एलिमेंट डिफरेंट होगा। जैसे हम ले लें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एलिमेंट डिफरेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, बट इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट है। ठीक है ना, अब देखो यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? सेम, आइसो लिखा है ना, आइसो, आइसो का मतलब है सेम। ठीक है, तो सेम मास न्यूट्रॉन नंबर, और यहां पर अगर आप देखो तो ये 15 और ऑक्सीजन का ये जो आइसोटोप है वो 16, तो आप 14 माइनस 6 करो, तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, यहां पर न्यूट्रॉन्स देखें, ऐसे ही आप 15 माइनस 7 कीजिए 8, 16 माइनस 8 कीजिए 8। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल हो, एक जैसे हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ओके, और एक और चीज आप पढ़ते हो आइसोमर्स। देखो ये वो वाले आइसोमर्स नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप पढ़ते हो कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, दोज आर कॉल्ड आइसोमर्स। नो, मैं यहां पर उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर ऐसे एटम्स की बात कर रहा हूं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम मास नंबर होगा, लेकिन उनकी जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट। अब आप बोलोगे रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? तो रेडियो एक्टिव आपने पढ़ा होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशंस बाहर निकालते रहते हैं।
जैसे यूरेनियम आपने पढ़ा होगा, है ना, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप क्या करता रहता है, रेडिएशंस निकालता रहता है। और ये रेडिएशंस जो हैं ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ये बीटा पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ये गामा पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में यहाँ पर ये हो सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होंगी। मतलब ये जो यूरेनियम है 92, ये 236 भी होता है, ये यूरेनियम 238 भी होता है, ये यूरेनियम 237 भी होता है। तो ये सब क्या है, ये सब वो हैं जो कैसे होंगे, आइसोमर्स। इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरह से एक और चीज आप पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। ये आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां पर हम एटम्स की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के जहां पर सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सेम नंबर ऑफ जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे। अब देखो यहां एक चीज आपको देखने को मिलेगी आइसोस्टर्स में, वो क्या कि मान लो कि यहां पे मैं एक एग्जांपल लूं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और एक एग्जांपल लिया मैंने N2O। तो CO2 और N2O दोनों जो हैं वो आइसोस्टर्स हैं। कैसे देखेंगे, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एटम्स, देखो यहां पे एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो 1 + 2 = 3, तो 3 नंबर ऑफ एटम्स है। यहां पर इसमें बात करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है, कितने हो गए, तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होते हैं। यहां पे भी 3 एटम्स हैं और इस N2O में भी 3 एटम्स हैं। फिर मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स के साथ साथ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी सेम होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं कैसे, अब देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो उतने ही प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही इंडिकेट करता है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो गए 6। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्योंकि 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, ये 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 + 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 = 16, और ये वैल्यू आ गई 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे 22। यहां पर अगर आप बात करो, देखो नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, प्लस फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ही है, सो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, और यहां पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 14 + 8, इसको आप सम कर दो तो ये आ जाएगा 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड और N2O दोनों में ही कितने हैं 22, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी स्पीसीज में सेम मिलते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, दीज आर आइसोस्टर्स, ठीक है ना। और ये फिनोमिना जो है वो कई बार आइसोस्टेरिज्म आप कहीं पढ़ने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों को जो बतानी थी कि जब हमने एटम को फर्दर स्टडी करना शुरू किया और वहां पे हमें देखने को मिला कि सब उसमें पहले हम उसको इंडिविजिबल मानते थे कि वो फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, और बाद में पता चला कि नहीं नहीं उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। फिर कुछ समय बाद में हमें पता चला कि नहीं उसमें प्रोटॉन्स भी हैं,
और फिर हमें पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, उसमें कुछ न्यूट्रॉन्स भी हैं। और फिर वो न्यूट्रॉन्स किस तरह से, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज रहते हैं, उसका हमने एक मॉडल डिस्कस किया जिसमें कुछ कमियां थी, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इन चीजों से हमें कुछ टर्म्स समझ में आई कि वो एटॉमिक नंबर क्या है, वो मास नंबर क्या है, वो आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, और ये आइसोस्टर्स क्या है, आइसोमर्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिली। अब जो हम पढ़ेंगे वो ये कि जो कमियां थी रुदरफोर्ड मॉडल की, और वो रुदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशंस या कमियां जो थी वो क्या थी। दो कमियां। पहली कमी हमने कहा कि वो सब लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और दूसरा हमने कहा कि वो एग्जिस्ट कैसे करता है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, जब वो चार्ज पार्टिकल्स उसके अराउंड घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, तो उनको अपनी एनर्जी इमिट करते हुए घूमना चाहिए, तो वो तो थोड़े समय में ही डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसका हो जाना चाहिए। तो एग्जिस्टेंस उसका कैसे है, वो उसका अस्तित्व किस तरह से प्रेजेंट है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, जिसको रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इससे पहले कि हम लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ें और उसको ये देखें कि किस तरह से वो एक्सप्लेन किया गया, आपको पता होना चाहिए कि लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें सबसे पहले लाइट का नेचर समझना पड़ेगा। ठीक है ना। स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम जो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, रेनबो। रेनबो आप सभी लोगों ने देखा होगा। जब बारिश होती है और बारिश के बाद आपको जब धूप निकल करके आती है, तो आप देखते हो कि वो एक पैराबोलिक शेप में एक 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देता है कभी कभी, है ना। तो वो स्पेक्ट्रम ही है एक्चुअली, बट वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि लाइट क्या है, और लाइट को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, जिसके बेस पर हम लाइट के नेचर को समझेंगे, तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो क्या होती है। ठीक है ना। सो वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फर्स्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। तो वो इस ही थ्योरी पर बेस्ड है, और इसको दिया था जेसी मैक्सवेल ने। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या कहती है, या जेसी मैक्सवेल ने अपनी इस थ्योरी में, वेव थ्योरी में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन एनर्जी है वो वेव कैरेक्टर रखती है। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि रेडिएशन एनर्जी जो है वो वेव कैरेक्टर रखती है। मतलब ये कि रेडिएशन एनर्जी वेव्स की फॉर्म में लाइट की स्पीड से वैक्यूम में लाइट की स्पीड से इमिट होती है या मूव करती है। अब इसको इस तरह से समझो, मान लीजिए कि ये हमारे पास में है सन, ठीक है, और इस सन से हमें मालूम है कि हमको लाइट मिलती है या रेडिएशंस मिलते हैं। तो ये यहां से लाइट जब चलती है, तो इन्होंने कहा कि ये वेव एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, और किस फॉर्म में चलेगी, वेव्स के फॉर्म में चलेगी। ये इस फॉर्म में, इस तरीके से वेव फॉर्म में चलेगी और मूव करेगी आगे। और किस स्पीड से करेगी, ये जो लाइट की स्पीड है, जिसे हम अप्रॉक्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से जो लाइट है वो मूव करती, तो इस स्पीड से ये चलेगी। ये जेसी मैक्सवेल की थ्योरी थी, वेव थ्योरी, कि लाइट स्ट्रेट पाथ में इस स्पीड से
स्ट्रेट लाइन में किस फॉर्म में, वेव फॉर्म में मूव करती है। और ये जो एनर्जी इमिट होती है सन से या किसी भी लाइट सोर्स से, वो कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है ना। अगर वो वेव फॉर्म में है, ठीक है ना, अगर ये वेव्स जो बन रही हैं ये अगर वेव फॉर्म में है तो रेडिएशन एनर्जी हमेशा कॉन्टिन्यूअसली इमिट होती है। और ये जो वेव्स हैं या ये जो रेडिएशंस हैं, ये तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है। कौन सी तीन चीजें? इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम क्या बता रहा है, इसमें आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। एक ये ब्लैक ब्राउन कलर का इस तरह से जो मूव करता हुआ वेव है, ये आपको नजर आ रहा है, ये है ना, ये ब्लैक पोर्शन, ठीक है, ओके। दूसरी चीज जो हमें नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, ये ग्रीन पोर्शन से ये इस तरह से मूव करती हुई हमें नजर आ रही है, ठीक है ना, या ये वेव सब में दिखाई दे रही है। और एक ये स्ट्रेट लाइन आपको ये दिखाई दे रही है जो ग्रे कलर की है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये तीन पोर्शन से मिलकर के बनी है। तो रेडिएशंस जो हैं वो इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। वैसे देखा जाए तो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप इन ब्लैक लाइन से देख सकते हो, ये ब्लैक वेव्स जो हैं इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। और ये जो ग्रीन है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हो। तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलकर के बना हुआ है। और ये जो तीसरी लाइन आपको ये दिख रही है, ये इसका है प्रोपोगेशन पाथ। मतलब इस पाथ में आप यहां ये मानो कि ये सन है, ये सन है और ये सन से निकलने वाली रेडिएशंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव बनाती हुई और एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ये जो प्रोपोगेशन लाइन है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वो इस ग्राफ से भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने कही कि इन वेव्स को, ये जो रेडिएशन वेव्स हैं, इसको मूव करने के लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है। ये वेव थ्योरी जेसी मैक्सवेल की थी। तो आई होप आप लोगों को ये वेव थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो समझ में आए होंगे कि एनर्जी किसी भी सोर्स से कॉन्टिन्यूअसली इमिट होती है इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और वेव्स। नेक्स्ट कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है और उसका एक जो प्रोपोगेशन पाथ होता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो पाथ है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो वेव्स हैं ये लाइट की स्पीड से मूव करती हैं और इनको किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर आप देखो सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है और हम तक लाइट जब पहुंचती है तो स्पेस से होती हुई हम तक आती है और ये हमारा अर्थ है। ये स्पेस क्या है, स्पेस में किसी तरह का कोई एनवायरनमेंट नहीं है, वो एक तरह का वैक्यूम है, ठीक है ना, वो एक तरह का वैक्यूम। तो यहां वैक्यूम होने के बावजूद भी ये हम तक आ जाती है। इसका मतलब इनको मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये पोस्टुलेट्स थे। अब हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को, व्हाट इज दैट, ये वेव क्या है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर हम पढ़ रहे थे एटम्स का स्ट्रक्चर, ये वेव कहां से आ गई। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये वेव थ्योरी हमको क्यों पढ़नी पड़ रही है या हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में वेव, तो हम वापस यहां आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूं। सिर्फ एक वेव को लेता हूं मैं यहां पे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी एक को मान लीजिए आप। तो वेव कुछ इस तरह से बनती है, ये एक वेव है। इस तरह की जो ये इस तरह का जो एम्पलीट्यूड से उठा हुआ ये जो वेव है, ये जो हाफ वेव है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ये जो है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और ये जो हाफ वेव है जो नीचे की तरफ इस तरह से दिख रही है आपको, ये इसको हम बोलते हैं ट्रो। तो एक वेव, वन वेव इज मेड अप ऑफ वन crest and one ट्रो। और इसका जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहां से एक क्रेस्ट और एक ट्रो के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, एक वेव की लंबाई। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। तो कहीं पे भी आपको अगर लैम्बडा दिखाई देता है तो इट मींस वेवलेंथ, और वेवलेंथ का मतलब होता है द लेंथ ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो। ठीक है ना, द लेंथ ऑफ वन वेव। ये एक वेव के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रो है, इनके बीच का डिस्टेंस। और ये इतना छोटा होता है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ज्यादातर हम, क्योंकि रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, लाइट रेडिएशंस की, तो वो बहुत छोटी होती हैं, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट से। और एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 टू द पावर ऑफ -1 नैनोमीटर के बराबर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर्स के बराबर होता है। कौन? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इसकी कुछ यूनिट्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वेवलेंथ समझ में आया होगा कि वेवलेंथ क्या होती है। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रोज के बीच का जो लेंथ है उनको हम वेवलेंथ बोलेंगे, या एक वेव जो इस तरह से ये बन रही है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और कि वेव जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से देखें। आप ये अगला वेव, ये अगला वेव है ना, तो आप इसके बीच का डिस्टेंस, दो क्रेस्ट्स के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये भी वेवलेंथ ही है, ये भी वेवलेंथ है। और दो ट्रोज के बीच का जो डिफरेंस है ये भी वेवलेंथ है। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, एक कंप्लीट वेव इस तरह से, एक क्रेस्ट और एक ट्रो, या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये भी वेवलेंथ है। जो दो कंसेक्यूटिव जो ट्रोज हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी लैम्बडा है, उसको भी वेवलेंथ बोलेंगे। तो इसको आप कई तरीके से बता सकते हैं और समझ सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वेव की, क्योंकि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा वेवलेंथ, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहला है हमारा वेवलेंथ जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो दिख वी जैसा रहा है, लेकिन ये वी नहीं है, इसको हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, सो ये आप याद रखोगे। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है, मान लीजिए कि हमने ये एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया, एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स, मतलब ये एक वेव है, मतलब एक वेवलेंथ जिसका भी हो वो एक वेव। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक